हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री और हमारा आज का टॉपिक है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इसमें से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है, हालांकि अंतर पूछा था और हम अंतर भी इसमें पढ़ लेंगे साथ साथ। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण ध्यान से सुनिए कि ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वैन डेर वाल बंध उपस्थित हो। जैसे मैंने बताया था आपको, आप चौक को पानी में डालते हो तो पानी में डालते बाहर निकाल लीजिए, चौक तो हो गया अधिशोषक और पानी उसकी सतह पर आकर एकत्रित हो रहा है, पानी हो गया अधिशोष्य। जब ऐसी क्रिया जिसमें अधिशोषक अधिशोष्य के मध्य अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वैन डेर वाल बंध उपस्थित हो तो उसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। और अगर अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित हो, प्रबल रासायनिक बंध उपस्थित हो तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए, जब अधिशोषक अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वैन डेर वाल बंध उपस्थित हो तो उसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यूं बताऊं, अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोष्य आकर बंधेगा, अगर वो दुर्बल वैन डेर वाल बंध से बंधेगा, कौन? अधिशोष्य। अधिशोषक की सतह पर दुर्बल वैन डेर वाल बंध से बंधेगा तो मैं कहूंगा कि भौतिक अधिशोषण है। और अगर अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य आकर प्रबल रासायनिक बंध से जुड़ जाए, बंध जाए, तो मैं बोलूंगा कि रासायनिक आपके अधिशोषण है। तो ये सामान्य सी बात आपको याद रखनी है। और याद रखना, भौतिक अधिशोषण की खोज वैन डेर वाल ने की थी। भौतिक अधिशोषण की खोज वैन डेर वाल ने की थी, इसलिए इसे वैन डेर वाल अधिशोषण भी कहा जाता है। और रासायनिक अधिशोषण की खोज है वो लैंग मयूर ने की थी। किसने की थी? लैंग मयूर ने की थी। रासायनिक अधिशोषण की खोज लैंग मयूर ने की थी, इसलिए इसे लैंग मयूर अधिशोषण भी कहा जाता है। तो इन नामों से भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न यूं बनकर आ सकता है, लैंग मयूर अधिशोषण को परिभाषित कीजिए, या वैन डेर वाल अधिशोषण को परिभाषित कीजिए, या वैन डेर वाल अधिशोषण और लैंग मयूर अधिशोषण के मध्य कोई दो अंतर लिखिए। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना, भौतिक अधिशोषण की खोज वैन डेर वाल ने की थी, इसलिए इसे वैन डेर वाल अधिशोषण भी कहा जाता है। रासायनिक अधिशोषण की खोज लैंग मयूर ने की थी, इसलिए इसे लैंग मयूर अधिशोषण भी कहा जाता है। याद रखना, अगले बिंदु की बात करूं, इसमें भौतिक वाले में ऊष्मा परिवर्तन बहुत कम होता है। इसमें ऊष्मा परिवर्तन 20 से लेकर के 40 किलो जूल और प्रति मोल होता है। इसमें भौतिक वाले में ऊष्मा परिवर्तन 20 से लेकर के 40 किलो जूल मोल इनवर्स तक होता है। और रासायनिक वाले में ऊष्मा परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, जो याद रखना आपके 80 से लेकर के और 240 किलो जूल मोल इनवर्स तक होता है। इसमें रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा परिवर्तन बहुत अधिक होता है, जो कि 80 से लेकर के 240 किलो जूल मोल इनवर्स तक होता है। यह बात आप याद रखना। और अगले बिंदु के रूप में याद रखना, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। कौन? रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। अरे विशिष्ट प्रकृति का नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर सामान्य प्रकृति का है। विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, जबकि ये वाला विशिष्ट प्रकृति का होता है। अब मैं बताऊंगा आपको, और यहाँ एक प्रश्न और बनता है। आप जानते हो, आपके एग्जाम में एक पेपर में 1 से लेकर के 13 तक के जो प्रश्न हैं वो एक एक अंक वाले प्रश्न आते हैं, और वो ऐसे प्रश्न आते हैं जो पूरी बुक में से बीच में से बना करके दिए हुए होते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, याद रखना, कि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है, क्यों? या फिर इधर वाले में पूछूं, भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, यानी विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है भौतिक, तो सामान्य प्रकृति का होता है। तो सामान्य प्रकृति का क्यों होता है?
समझाइए या लिखिए। और ये विशिष्ट प्रकृति का होता है तो क्यों होता है? ये तो होता है विशिष्ट, और ये विशिष्ट नहीं होता है तो सुन लीजिए, आसान सा उत्तर आप बोल देना। अगर पूछे ये वाला कि विशिष्ट क्यों नहीं होता तो बोल देना इसमें अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वैन डेर वाल्स बंध उपस्थित होते हैं, इसलिए विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता बल्कि सामान्य प्रकृति का होता है। इधर वाले में बोल देना रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं, इसलिए विशिष्ट प्रकृति का होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, याद रखना ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो उत्क्रमणीय मतलब उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, और ये आपके अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ये तो होता है आपकी रिवर्सिबल, ये होता है इररिवर्सिबल। तो याद रखना ये तो रिवर्सिबल है, यानी इसमें जो मैल पदार्थ बनेगा और वो वापस अपने मूल उत्पाद में लौट आएगा। इसमें जो मूल पदार्थ बनेगा वो वापस अपने उत्पाद में नहीं लौट पाएगा। मैं यूं बोल दूं, इसमें क्रियाकारक अगर कोई उत्पाद बनाता है तो वो उत्पाद वापस क्रियाकारक में बदल जाता है, नहीं बदलता है, और इस वाले में बदल जाता है। याद रखना भौतिक अधिशोषण में अगर कोई क्रियाकारक और उत्पाद में बदल जाता है तो वो उत्पाद में वापस क्रियाकारक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हुआ वो उत्पाद वापस क्रियाकारक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? भौतिक वाले में। याद रखना, क्योंकि उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल जो बदलते रहते हैं, और अनुत्क्रमणीय इररिवर्सिबल इसमें क्रियाकारक उत्पाद बनाएगा लेकिन उत्पाद वापस क्रियाकारक में नहीं बदल पाएगा। तो इतनी बात ध्यान में रखनी है, ये उत्क्रमणीय प्रकृति का और वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ये बात ध्यान में रखना। और इसमें अगर आप ताप बढ़ाओगे, इसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो, तो याद रखना भौतिक अधिशोषण की दर है वो घट जाती है। ताप बढ़ाते हो तो भौतिक अधिशोषण की दर घट जाती है, कम हो जाती है। और इसमें अगर आप ताप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो रासायनिक अधिशोषण की दर है वो बढ़ जाती है। भौतिक वाले की दर तो टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है और इधर वाले की टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो ये सामान्य सी बात आप ध्यान में रखना। इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रियण ऊर्जा जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, और रासायनिक वाले में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप कहोगे ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सुन लीजिए, वह ऊर्जा जो क्रियाकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो भौतिक वाले में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें याद रखना दुर्बल वैन डेर वाल्स बंध उपस्थित होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। तो ये इसमें परिभाषित भी हो गया और अंतर भी हो गया, और एक बार हमारे एग्जाम में 3 अंतर पूछे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार करना। अब हमारा अगला टॉपिक है अवशोषण और अधिशोषण का प्रदर्शन। तो अवशोषण और अधिशोषण का प्रदर्शन जो है उसमें से अधिशोषण का एक आरेख जो चित्र है वो हमारे एग्जाम में 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया है। तो हम यहाँ दोनों का प्रदर्शन कर रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए, आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है, इस प्रकार से यूं एक डायग्राम बनाना है जिसमें ये पात्र है, और इस पात्र में हम एक पदार्थ भरेंगे, इस पात्र में हम एक पदार्थ है वो फिलअप कर देंगे, और वो पात्र याद रखना उस पात्र में डोरी से लटका हुआ ये पदार्थ हम इस प्रकार से यूं व्यवस्थित कर देंगे, डोरी से लटका हुआ। अब एक पात्र हम इस साइड में और बना देंगे, दूसरा पात्र, और
दूसरा पात्र है उसमें भी ठीक ऐसा ही कर देंगे। ठीक इसी प्रकार का यूं पात्र बना करके और उसमें आपकी जो पदार्थ है उसे डोरी से यूं लटका देंगे। ठीक है, पदार्थ दोनों में याद रखना अलग अलग हो जाएंगे। दोनों में पदार्थ है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इसमें डोरी से पदार्थ लटका हुआ है, इसमें भी डोरी से पदार्थ लटका हुआ है। हाँ, दोनों में यहां पात्र में बाहरी साइड में, यहां कह रहा हूं इस साइड में पात्र में, यहां दोनों में जल वाष्प भर देते हैं। ये क्या है? जल वाष्प है। पानी की बनी हुई वाष्प है तो जल वाष्प हो गई है, जल वाष्प। इसमें भी यहां इस साइड में और जल वाष्प भर देते हैं, इस साइड में जल वाष्प भर देते हैं। तो यहां भी ये जल वाष्प और यहां ये भी जल वाष्प, दोनों तरफ जल वाष्प भर दी। पात्र में जो लटका हुआ पदार्थ है वो याद रखना, यहां तो कर देता हूं आपके निर्जल CaCl2, ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है। ये जो पदार्थ लटका हुआ है ये डोरी की सहायता से, ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है। यहां जो डोरी की सहायता से लटका हुआ है तो याद रखना इसे बोलूंगा सिलिका जेल। क्या? सिलिका जेल, ये आप याद रखना, सिलिका जेल। अब ध्यान देना, यहां तो इसमें तो क्या होगा, निर्जल CaCl2 और जल वाष्प को और अपनी आंतरिक सतह तक वितरित कर लेंगे। दूसरे शब्दों में यूं बोलूं, पात्र में भरी हुई जल वाष्प है, उसमें आप जैसे CaCl2 को, कैल्शियम क्लोराइड को यहां और डोरी की सहायता से लटकाते हो, पात्र को बंद करते हो, तो फिर ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और पूरी जल वाष्प को अपनी आंतरिक सतह तक ले आती है। यानी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के संपूर्ण भाग में और जल वाष्प है वो वितरित हो जाएगी। तो यहां तो आंतरिक भाग तक या संपूर्ण भाग तक जल वाष्प है वो वितरित हो रही है। तो ये तो हो गया अवशोषण। कौन सा हो गया? अवशोषण। अवशोषण की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी थी कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की पूरी सतह पर और पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। जब एक पदार्थ कौन? जल वाष्प, दूसरे पदार्थ कौन? कैल्शियम क्लोराइड की पूरी सतह पर और संपूर्ण रूप में, समान रूप में वितरित हो जाता है, तो इस घटना को अवशोषण कहते हैं। और यहां सिलिका जेल की खास बात है, सिलिका जेल यहां भरी हुई जल वाष्प को केवल और केवल अपनी ऊपरी सतह पर ही एकत्रित करेगी, ऊपरी सतह पर ही संचित करेगी। तो सिलिका जेल है वो डोरी की सहायता से लटकी हुई है। जल वाष्प क्या करेगी? जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो जल वाष्प केवल और केवल सिलिका जेल के ऊपरी भाग पर, जो सरफेस है, जो पृष्ठीय भाग है, उस पर एकत्रित हो जाएगी, उस पर संचित हो जाएगी। कौन? जल वाष्प। किसके? सिलिका जेल के। तो ऐसी घटना कहलाएगी अधिशोषण। क्या कहलाएगी? अधिशोषण। अधिशोषण कहलाएगी। और अधिशोषण की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें एक पदार्थ कौन सा? मैं मान लेता हूं ये जल वाष्प। दूसरा पदार्थ कौन? मैं मान लेता हूं सिलिका जेल। कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की केवल पृष्ठ सतह पर ही संचित होता है तो उसे अधिशोषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपको यूं भी समझा सकता हूं, ध्यान देना, यहां सिलिका जेल है उसको मैं अधिशोषक कह सकता हूं। सिलिका जेल अधिशोषित कर रही है तो खुद अधिशोषक हो गई, और ये जल वाष्प है ये अधिशोष्य हो गया। तो जब अधिशोषक और अपनी ऊपरी सतह पर ही अधिशोष्य को संचित कर लेता है तो इस घटना को अधिशोषण कहा जाता है। इस वाले में जल वाष्प है, याद रखना, वो अधिशोष्य है, और जो निर्जल CaCl2 है वो अधिशोषक है। तो जब अधिशोषक और अधिशोष्य को अपनी पूरी आंतरिक सतह पर संचित कर लेता है या वितरित कर लेता है तो उसे अवशोषण कहा जाता है। तो याद रखना, ये डायग्राम हमारे एग्जाम में पूछा गया था। तो दोनों डायग्राम आपके सामने हैं। निर्जल CaCl2 को
लटकाइए वाष्प से भरे हुए पात्र में, इधर सिलिका जेल को वाष्प से भरे हुए पात्र में लटकाइए। सिलिका जेल के तो केवल ऊपरी भाग पर ही जल वाष्प एकत्रित होगी, जबकि जो CaCl2 है उसके आंतरिक भाग तक यानी संपूर्ण सतह पर या संपूर्ण आंतरिक भाग तक और ये आपके जल वाष्प चली जाएगी। तो इस घटना को बोलूंगा मैं अवशोषण। तो ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठोस अधिशोषक पर अधिशोष्य के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई ठोस आप अधिशोषक लोगे और उस पर आप जिसको अधिशोषित होना है उससे बोलूंगा अधिशोष्य, और उस पर जो अधिशोषण की प्रक्रिया होगी उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति यानी गैस यहां पर अधिशोष्य के रूप में है, गैस की प्रकृति। तो आप याद रखना कि कोई जो गैस है उसके अधिशोषित होने की प्रकृति उसकी द्रवित होने की दर पर निर्भर करती है। जो गैस जितनी सरलता से द्रव में बदल जाएगी वो गैस उतनी ही आसानी से किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो किसी गैस के अधिशोषित होने की दर उस गैस की द्रवित होने की प्रकृति पर निर्भर करती है, और जो गैस जितनी अधिक सरलता से द्रवित होगी वह गैस अधिशोषक की सतह पर उतनी ही शीघ्रता से अधिशोषित भी होगी। दोबारा सुनिए, जो गैस जितनी सरलता से द्रवित होगी, द्रव में बदल जाएगी, वो गैस उतनी ही शीघ्रता से और उस ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी। और एक बात और याद रखना, जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा, याद रखना अच्छा बिंदु है, क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा वह गैस उतनी सरलता से द्रवित हो जाएगी, और जो जितनी सरलता से द्रवित हो जाएगी वह उतनी शीघ्रता से अधिशोषित भी हो जाएगी। दोबारा फिर सुनिए, किसी गैस का क्रांतिक ताप का मान जितना अधिक होगा, अभी बताऊंगा मैं क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। किसी गैस का क्रांतिक ताप का मान जितना ज्यादा होगा वह गैस उतनी शीघ्रता से द्रव में बदल जाएगी, और द्रव में जब बदल जाएगी तो उतनी आसानी से वह ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी, संचित हो जाएगी। अब सुनिए क्रांतिक ताप क्या होता है। किसी गैस के लिए वह न्यूनतम ताप, याद रखना, किसी गैस के लिए वह न्यूनतम ताप जिससे और अधिक ताप ऊपर कर देने पर वह गैस द्रव में नहीं बदलती है। यानी एक निश्चित ताप पर गैस द्रव में बदल जाती है, और आप चाहो कि इस निश्चित ताप से ऊपर टेम्परेचर और बढ़ा दें तो क्या ये और अधिक द्रवित हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है। तो किसी गैस के लिए वह न्यूनतम ताप जिससे और अधिक ताप कर देने पर वह गैस द्रवित नहीं होती, द्रव में नहीं बदलती है, चाहे प्रेशर कितना ही बढ़ा दिया जाए, चाहे प्रेशर कितना ही बढ़ा दिया जाए, फिर भी वह द्रव में नहीं बदलती है। तो दोबारा फिर बता रहा हूं, किसी गैस के लिए वह न्यूनतम ताप जिससे और अधिक ताप बढ़ा देने पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे प्रेशर कितना ही बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे ताप को क्रांतिक ताप कहा जाता है। और याद रखना, प्रत्येक गैस के द्रवित होने के लिए एक निश्चित क्रांतिक ताप होता है, उस क्रांतिक ताप पर ही वो गैस द्रव में बदलती है। उससे ऊपर हम ताप कर दें या उससे हम नीचे ताप करें तो वो द्रव में नहीं बदलती है। तो क्रांतिक ताप पर ही गैसें द्रव में बदलती है। तो क्रांतिक ताप का मान अधिक होना चाहिए तो वो गैस आसानी से द्रवित हो जाएगी, और आसानी से द्रवित हो जाएगी तो फिर ठोस अधिशोषक की सतह पर सरलता से शीघ्रता पूर्वक अधिशोषित भी हो जाएगी। जैसे आपने विलायक के अंदर यानी विलयन वाले सॉल्यूशन में और कुछ गैसें थी, उन गैसों को आपने 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर और अधिशोषित होने की दर है वो पढ़ी। वो सेम यहां लागू होती है कि 1 ग्राम सक्रिय चारकोल, 1 ग्राम
सक्रिय चारकोल। और चारकोल तो बता चुका हूं मैं, लकड़ी का बना हुआ कोयला। लकड़ी को हम चूल्हे में जलाते हैं, पूरी तरह से वो नहीं जल पाती तो कोयला बन जाता है। उस कोयले के बारीक पाउडर को बना लीजिए आप, यानी उस लकड़ी की कोयले को बारीक पाउडर के रूप में पीस लीजिए, वो बन जाएगा चारकोल। और उस चारकोल पर, यानी मैं उसे बोलूंगा सक्रिय चारकोल, और उस चारकोल पर आप ले लीजिए 1 ग्राम मात्रा, उस चारकोल की 1 ग्राम मात्रा, और उस 1 ग्राम मात्रा पर और जो गैसें अधिशोषित होंगी उनके अधिशोषित होने का क्रम और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, जो इसी में लगता है गैस की प्रकृति में। तो आप यहां भी याद रखना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे अधिक है वो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो इस सक्रिय चारकोल पर और जल्दी से अधिशोषित हो जाती है। अब मैं एक बात पूछूंगा, SO2 कुछ ऐसे और लिख देता हूं, जैसे NH3 कुछ इसके बाद अधिशोषित होगी, उसके बाद में फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो अधिशोषित होगी। मैं आपसे यूं पूछ लूं कि 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर और SO2 गैस, सभी गैसों में कई गैसों के नाम दे दूं, और उन गैसों में SO2 सक्रिय चारकोल पर सबसे पहले या सबसे अधिक तेजी से, सबसे अधिक शीघ्रता से क्यों अधिशोषित होती है, तो आप क्या आंसर बताओगे? आप ये बताओगे कि इस गैस में द्रवित होने की क्षमता सबसे अधिक है। मैं यूं बोलूंगा कि ये गैस आसानी से द्रवित हो जाती है, और जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, द्रव में बदल जाती हैं, वो गैसें सक्रिय चारकोल पर आसानी से अधिशोषित भी हो जाती हैं। तो SO2 है, उसमें द्रवित होने की क्षमता अधिक होती है, फलस्वरूप वह सक्रिय चारकोल पर शीघ्रता से अधिशोषित हो जाती है। तो SO2 आ गया, NH3 आ गया, HCl आ गया। अब आप मेथेन कर लेना, यहां पर मेथेन कर लेना, उसके बाद CO2 कर लेना, उसके बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड कर लेना, और फिर N2 और H2 भी कर लेना इस प्रकार से। और चाहो तो आप O2 भी बीच में ला सकते हो, वो भी अधिशोषित हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये क्रम आपको जरूर याद रखना है। H2 याद रखना, आपसे पूछे कि सक्रिय चारकोल पर आसानी से अधिशोषित नहीं होती है, क्यों? तो बोल देना कि यह आसानी से द्रवित भी नहीं होती है। ये इस पर हम कितना भी दाब लगा दें, ये आसानी से द्रवित नहीं होती, और जो आसानी से द्रव में नहीं बदलती है वो आपके अधिशोषित भी आसानी से नहीं होती हैं। ये आसानी से द्रव में बदल जाती है तो आसानी से अधिशोषित हो जाती है, और ये आसानी से द्रव में नहीं बदलती हाइड्रोजन, तो फिर आसानी से अधिशोषित भी नहीं होती है। तो ये 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर अधिशोषित होने का क्रम है। सबसे आसानी से SO2 अधिशोषित होगी, और बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनता के साथ H2 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर अधिशोषित होगी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, इनका क्रम पूछा हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको